वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टर्म टू से रिलेटेड जो सीबीएसई ने न्यू टॉपिक ऐड किए थे, इन सभी के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप आराम से इन क्वेश्चन को करके जाइएगा। अगर आपसे नया टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इनसे बाहर वो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। थोड़ी वीडियो लेट आ रही है बट एग्जाम से पहले आ रही है, ये आपके लिए अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल मैं एक सीक्वेंस साइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो देखिए, ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। अगर ब्रिक्स के बारे में आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कंप्लीट मैंने पैकेज ब्रिक्स का यहाँ पे दे दिया है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही इसका आंसर लिख देना। 2, 4 और 6 की लिस्ट होने वाली है। अब किसी में भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर चांस 2 और 4 में है, अगर पूछा जाएगा भी तो। ठीक है, तो ब्रिक्स देखिए, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं, इतिहास, उद्देश्य, चुनौतियां, सहयोग के क्षेत्र, ये सभी का आपको वर्णन करना है स्टेप बाय स्टेप। और एग्जामिनर आपसे जो जो चीजें पूछेगा आप उन्हीं के बारे में लिख के आना। तो सबसे पहले ब्रिक्स क्या है? एक प्रकार से जो नेशनल इकोनॉमी है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक संघ है। इसकी जो स्थापना थी 2006 रशिया में हुई थी। टोटल 5 सदस्य हैं और इन्हीं सदस्यों के जो अल्फाबेटिक स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसी के नाम से ब्रिक्स की स्थापना की गई है। लाइक मैंने बता रखा है, ब्राजील हो, रशिया हो, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। शुरुआत में 4 थे, लेकिन 2009 में पहली बैठक में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया। तब जाके ब्रिक्स जो था बच्चों, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, एस फॉर दक्षिण अफ्रीका। विशेषताओं की बात करें तो रूस को छोड़ के सभी विकासशील और नव औद्योगिकृत देश है। और इनका अगर हम पॉपुलेशन में बात करें परसेंटेज की, तो 42% तो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 खरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर का इनका योगदान है। और ऊपर से जीडीपी में 14 खरब अमेरिकी डॉलर है। और साथ ही ब्रिक्स देशों की खुद की, मतलब इनकी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 23% तक योगदान करता है। और विश्व व्यापार में 18%। इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सभी देशों की जो करेंसी है R नाम से शुरू होती है, जो कि कॉमन है। यहाँ पर आप इन करेंसियों के बारे में पढ़ सकते हो। वहीं उसी का इतिहास की बात करें तो बच्चों, जिम ओ नील का नाम याद रख के चले आना। तो इन्होंने ब्राजील, रशिया और चाइना की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार करी। और 2006 में एक सफल बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन के तौर पर जो ब्रिक्स के सम्मेलन है वो आयोजित किए जाएंगे। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। 2009 में पहली बैठक हुई थी। ये वही समय था जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के साथ जुड़ गया था। देन उसके बाद बैक टू बैक इसकी बैठकें अलग अलग देशों में होती रही, जैसे 2010 में ब्राजील, फिर 11 में चाइना, फिर चौथा सम्मेलन 12 में हुआ, फिर 5वां, इसी तरह बच्चों 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। लेकिन मेन आपको 11वां याद रखना पड़ेगा। ये जो 11वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था 2019 में, कहाँ पे बच्चों? ब्राजील में। और वहां के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे, इनका नाम याद रख लेना। थीम क्या रखी गई थी? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, ये थीम थी इस वार्षिक सम्मेलन की। ठीक है, उसी तरह अगर उद्देश्य पूछे जाए तो आप लिख देना, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए ये व्यापक स्तर पर सहयोग को बढ़ाता है और सभी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखता है। और इनके वित्तीय देशों को एक नए आशाजनक राजनीतिक इकाई के रूप में इसे उभार रहा है। ये इसके उद्देश्य हैं। और सहयोग के क्षेत्र में अगर आप बात करोगे तो आर्थिक सहयोग में आप एकीकृत व्यापार के बारे में, पीपल टू पीपल P2P एक्सचेंज PPE। ठीक है, तो इसमें जितने भी ये सभी देश हैं, इनके बीच में, इन सभी सदस्यों के बीच में खुलापन, विविधता, सीखने की भावना, ये सभी मजबूत की जाए। और सभी देशों की जो चीजें हैं, चाहे वो संस्कृति हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, फिल्में हो, क्षेत्र, इन सभी में एक निकटता आना जरूरी है। ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज की इनकी पॉलिसी रही है। और राजनीतिक और सुरक्षा के सहयोग से विश्व में शांति, सुरक्षा और विकास, इनका सहयोग करना रहा है। ये सब इनके सहयोग के क्षेत्र है, सिंपल सा। और साथ ही अगर हम चुनौतियों की बात करें, देखिए आप जानते हो कि चाइना, रशिया और भारत अपने आप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या के मामले में भी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और साथ ही दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधि बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमादीपीय होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5 ही सदस्य हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट से। एशिया से ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बच्चों ये बात की जाती है कि भैया थोड़े अदर महाद्वीप के भी कॉन्टिनेंट के सदस्य होंगे तो ये सही रहेगा।
अभी इनका जो दायरा लिमिटेड है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन, वित्त, विकास और आधारभूत संरचना के ऊपर ही बात करते हैं। इनको थोड़ा अपना दायरा और बढ़ाना चाहिए। और इनका जो सिद्धांत है वो आधारभूत है, जिसमें शासन की संप्रभुता होगी, समानता होगी और बहुलवाद, ये चीजें शामिल है। और आप कह सकते हो ये अपने राष्ट्रीय जो इनका एजेंडा है उनके ऊपर ये हावी भी हो सकते हैं। अब खुद भारत और चाइना का देख लीजिएगा, दोनों ब्रिक्स के सदस्य, लेकिन फिलहाल अभी इनके राजनीतिक संबंध जो है वो सहज नहीं है, कहीं ना कहीं विवाद का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि क्षेत्र को लेके मोनोपोली ज्यादातर चाइना की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे साउथ मतलब जो पूर्वी हमारे राज्य हैं, मुख्यतः तौर पे नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, अरुणाचल इसमें आ जाता है मेन तौर पर, तो यहाँ पर वो ज्यादातर हमारा क्षेत्र लेने की बात करते रहते हैं और अपना दावा ठोकते रहते हैं। ये चुनौती है। अन्य चीज में बच्चों आप वही सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिक्स ने अपने पहले दशक में सभी सदस्यों के हितों के मुद्दे की पहचान करी और इन मुद्दों को हल करने के लिए मंच भी प्रदान किया। और अगर इनकी अप्रोच की बात करें तो फिर इसके अंदर बच्चों एक प्रकार से जांचने को लेकर बात की गई है और बहुध्रुवीय दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। और साथ ही ऐसे करने पे वे समूहों के भीतर और वैश्विक शासन में सत्ता की विषमता और उनके लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए बेहतर होगा। ये अन्य में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल बच्चों ब्रिक्स के बारे में था, एंड आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला है कि सत्ता के नए केंद्र पे रूस, भारत और इजराइल कैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं। वही चीज है, रूस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। विघटन के बाद, यूएसएसआर के विघटन के बाद जो रशिया था वो सक्सेसर बना, उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इसकी जीडीपी जो है इस समय 11वें स्थान पर आती है और ये P5 का मेंबर भी है, परमानेंट 5, जो कि स्थायी सदस्य है ना। जी हाँ, रशिया को विरासत में सीट मिली है और रशिया के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन, गैस भंडार, ये सभी चीजें हैं, जो कि एक शक्तिशाली देश है और ऊपर से परमाणु राज्य है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हथियारों की इसके पास कोई कमी है भी नहीं। भारत की बात कर ले तो देखिए, भारत भी एक उभरता हुआ केंद्र माना जाता है। अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करें, 135 करोड़ से अधिक आबादी वाला जो देश है, यहाँ पे आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति मजबूत है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेक इन इंडिया जैसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे मील का पत्थर, माइलस्टोन कहा जाता है। और भारत भी एक प्रतिस्पर्धी विशाल बाजार, और दुनिया भर में भारत के जो लोग हैं, जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, 200 मिलियन से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और 21वीं सदी में एक उभरता हुआ केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भारत हब माना जाता है। जनसंख्या की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हर क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए जो बाहर के विदेशी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद काफी तेजी से बढ़ी है। और इस वजह से भारत में बच्चों टेक्नोलॉजी भी काफी तेजी से बढ़ी है। डिजिटल इंडिया हम बार बार एक वर्ड सुनते रहते हैं, है ना। चलिए, इसराइल की भी बात कर लीजिएगा, मिडिल ईस्ट के अंदर आता है बच्चों। तो इसने भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा मामले में भी अपनी पहचान बनाई है और ऊपर से तकनीकी, औद्योगिकरण, कृषि विकास के आधार पर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों पे लेकर गया है। और साथ ही बच्चों, अरब प्रभुत्व वाली पश्चिमी एशियाई राजनीति में इजराइल अपने फेवर में ना होकर परिस्थितियों के खिलाफ भी कायम रहा है, जिसे एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। और आजादी के बाद भारत ने इसे मान्यता देने में भारत शायद पहला देश भी बना था, इस बात का जरा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था इसके बारे में। यहां से बात करते हैं बच्चों, आपका एक कांग्रेस और कांग्रेस प्रणाली वाला है ना, उसके अंदर एक दल, दो दल, बहुदलीय वाला है। जी हाँ, एग्जामिनर आपसे एक दल, दो दल या बहुदल में से किसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैंने सभी के गुण और उसके दोष, मेरिट डिमेरिट दोनों लिखे हैं और उसके बारे में बताया। एक दल वो होता है जहां पर एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। ये अधिकतर साम्यवादी देशों में मिलता है। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिएगा, आप उत्तरी कोरिया का, वियतनाम का, क्यूबा का, ये सभी एक दलीय प्रणाली को अपनाते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है खास तौर पे। एक होती है अधिनायकवादी, जिसे हम तानाशाह के तौर पे, जैसे ऊपर के जो मैंने देश बताए, यहाँ पे तानाशाह तरीके से चलता है। और कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहां पे बच्चों लोकतांत्रिक तरीके से एक दलीय व्यवस्था अपनाई जाती है। इसके गुण ये होता है कि कानूनी रूप से राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता होती है। व्यवहारिक रूप में बेशक इसके अंदर प्रतिद्वंद्विता नहीं देखने को मिलती, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। और ऊपर से बच्चों एक मजबूत शासन स्थापित होता है, देश में उन्नति के अवरोध में कोई कमी नहीं आती है और भ्रष्टाचार में भी कमी देखने को मिलती है। छुपाना किससे है, क्योंकि सिंगल पार्टी है, इसी कारण चोर बाजारी जैसी समस्या नहीं होती और एकता, अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। ये तो अच्छी बात होगी। बुरी बात क्या है, मतलब जो दोष है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लोगों के पास विकल्प नहीं है ना।
और प्रतिद्वंद्व तो है ही नहीं, यहाँ पे मतदाताओं के सामने ऑप्शन ही नहीं है, भैया एक ही पार्टी है, इसी को ही देना पड़ेगा। और ये दल तानाशाह के रूप में ज्यादातर स्थापित होते हैं। तो इसलिए कंट्रोल जो होता है ओवरऑल इन सरकारों का होता है। हमने यूएसएसआर के समय भी देखा था कि पूरा का पूरा कंट्रोल यूएसएसआर के गवर्नमेंट के पास था, जो कि राज्य के स्वामित्व को पूरी तरीके से अवॉइड करती थी कि किसी का एक का अधिकार नहीं होगा, सबका अधिकार होगा, कल्याणकारी चीजें वो ज्यादा चलाती थी। ठीक है, बहुदलीय में क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शन मिल जाता है लेकिन उनका दायरा थोड़ा लिमिटेड रहता है। जहां पे दो राजनीतिक दल हो उसे द्विदलीय कहते हो। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इंग्लैंड का और अमेरिका के। इंग्लैंड के अंदर दो पार्टी है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, आप जानते ही हो, है ना। जॉरिस बॉनसन आई थिंक कंजर्वेटिव पार्टी सही है। यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन हो गया। तो डेमोक्रेटिक जो है वो अभी के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो इसी पार्टी से है, और रिपब्लिकन जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो इस पार्टी से थे। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, एक दल को स्पष्ट बहुमत जो होता है आसानी से मिल जाता है, क्योंकि भैया दो ऑप्शन है, सरकार स्थिर रहती है, समय अवधि पूरी करती है, 4 साल होते हैं अमेरिका में। ठीक है, विपक्ष मजबूत बना रहता है क्योंकि भैया जवाब दे तो उसके प्रति होगी, और इसलिए बच्चों सरकार की आलोचना के लिए वो एक्टिव रहता है। इंग्लैंड में विपक्ष क्या करता है, अपने आने वाले मंत्रिमंडल की भी घोषणा कर देता है। अगर इन केस जो सत्तावादी सरकार गिरती है तो पतन के बाद जो विपक्ष अपनी सरकार बनाएगा तो उसका मंत्रिमंडल पहले से रेडी भी होता है। दोष क्या है कि दो दल होने से मतदाता जो अपनी इच्छा के विपरीत मत डालना पड़ता है, या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो राइट या तो लेफ्ट। राष्ट्र का लोकमत क्या होता है, दो वर्गों में विभाजित होता है, इसी कारण उसके जो फॉलोवर होते हैं ना उनमें काफी ज्यादा कंपटीशन बन जाता है, काफी कट्टरता आ जाती है कि भैया वो इस विंग के है, वो इस विंग के हैं, तो पहले से ही दर्शा दिया जाता है। जैसे अभी अमेरिका में आपने इलेक्शन देखे होंगे तो कहीं ना कहीं वायलेंस भी हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे, तो उसकी पार्टी के जो समर्थक थे वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे, और जगह जगह वायलेंट भी हमें अमेरिका में देखने को मिले थे, इतने डेवलप कंट्री में भी, है ना। ये दो दलीय की कुछ खामियां हैं। बहुदलीय, इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना भारत। तो यहाँ पर एक से अधिक पार्टियां देखने को मिलती है, क्षेत्र स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, तो भैया अगर गुण की बात करें तो मताधिकार के समय अपनी पसंद का राजनीतिक दल चुनने का अवसर होता है मतदाताओं के पास, और साथ ही जन साधारण को इच्छा अनुसार दलों का निर्माण करने का भी अधिकार होता है। या अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप खुद की अपनी एक पार्टी बना सकते हो। ठीक है, अच्छे खासे लोग, संघ, सब कुछ होना जरूरी है। इस प्रणाली में सभी वर्ग हितों की रक्षा के लिए दल बनाने का अधिकार होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल मानी जाती है। अनुकूल मतलब फेवर में मानी जाती है। दोष क्या है कि सरकार में अस्थिरता भी आ जाती है, किसी एक को ठीक तरीके से बहुमत नहीं प्राप्त होता, जिस कारण बच्चों को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। और जो मंत्रिमंडल है अगर उनकी पोजीशन को चेंज किया जाता है तो जो प्रशासन है उसकी दक्षता में कमी उत्पन्न होती है। इस कारण भैया जो डिसिप्लिन है वो नहीं बन पाता, उसमें वृद्धि हो जाती है अनुशासनहीनता के अंदर। भ्रष्टाचार के हिसाब से भैया पद बढ़ते रहते हैं, क्योंकि लालच के चक्कर में लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बहुत सारे विकल्प से भी मतदाताओं को चुनने में समस्या पैदा होती है। जैसे एक है तो एक में ही वोट दे दिया, दो है तो दो में, लेकिन जब आपके मल्टीपल ऑप्शन है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये मेरा इस तरीके से फेवरेट है लेकिन मैं इसको देना चाहता हूँ। होता है ना कि जैसे चुनाव है मुख्यमंत्री का तो जिता देंगे, चुनाव है प्रधानमंत्री का तो किसी और को वोट दे देंगे, तो डबल डबल गेमें हमें देखने को मिल जाती है। ये काफी नेचुरल सी चीज है। अभी जब आप 18 साल के प्लस हो जाएंगे आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो एक दल, दो दल, बहुदल के बारे में ये क्वेश्चन है। उसके बाद है तीन चीजों के बारे में, जयप्रकाश नारायण हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, और दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में आपको करके ही जाना है हर एक कंडीशन में। सबसे पहले जयप्रकाश और उनके द्वारा दी गई टोटल रेवोल्यूशन यानी कि संपूर्ण क्रांति। यह स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का इन्होंने आंदोलन चलाया था। लोक नायक नाम से इनको प्रसिद्धि भी हासिल थी। इवन 1999 में इन्हें बच्चों भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। बच्चों आप कह सकते हो कि जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले नेता थे जिन्होंने युवाओं की भागीदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था। गुजरात, बिहार का आप जानते ही हो। और साथ ही बच्चों इनके अनुसार परिवर्तन का जो सारे मनुष्य के आसपास ही घूमता है, इसलिए बच्चों परिवर्तन जो है वो होना जरूरी है। तो संपूर्ण क्रांति इस वजह से की गई थी। अब इसके अंदर था क्या संपूर्ण क्रांति में, देखिए 1975 को पटना के मैदान में छात्रों, पटना क्या है बिहार की कैपिटल है, तो यहाँ पे छात्रों के समूह के समक्ष इसी क्रांति की घोषणा की गई थी। इससे पहले 10 दिन पहले 5 जून को जेपी नारायण ने एक तरीके से भ्रष्टाचार मिटाने, बेरोजगारी को दूर करने और शिक्षा में क्रांति लाने जैसी चीजों के लिए भी
कदम उठाने के लिए कहे। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीजें ऐसे हल नहीं हो सकती जब तक पूरी व्यवस्था ना बदल दी जाए, तो इसलिए परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति का होना जरूरी है। सिंपल सी बात है। संपूर्ण क्रांति में इन्होंने देखिए क्या क्या चीजें रखी थी। तो संपूर्ण क्रांति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 चीजें इन्होंने रखी थी, जिसके अंदर बच्चों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदिक और साथ ही शैक्षणिक और आध्यात्मिक, ये सभी क्रांतियां इसके अंदर शामिल थी। और अगर उद्देश्य की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये था कि जो चुनाव में इतना खर्च होता है ना, उसे कम किया जाए और एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां पे मेल और फीमेल, नर और नारी के बीच में समानता हो, जाति जैसा भेदभाव हो ही ना। और जब इनको बच्चों नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया गया था गुजरात, बिहार, स्पेशली बिहार के विद्यार्थियों की तरफ से, तो इन्होंने इस शर्त पे नेतृत्व संभालने की बात की थी कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, राज्य स्तर तक नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर हम लेके जाएंगे। इसी कारण से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज शुरू हुई थी वो आगे चल के सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था, राइट टू रिकॉल, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल हो गई थी। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में बच्चों संपूर्ण चीज ये थी, सिंपल सा। उसी तरह बच्चों राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, सोशलिज्म के बारे में क्या बात की गई है। तो भारत में समाजवाद के प्रमुख समर्थकों में से एक राम मनोहर लोहिया का भी नाम काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने समाजवाद को लोकतंत्र से जोड़ा। इसी कारण बच्चों लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों के समर्थन करते आए हैं। ये कहते हैं कि इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, क्या पूंजीवाद और समाजवाद किसके लिए, भारतीय समाज को समान रूप से देखने के लिए। तो इसलिए बच्चों लोकतांत्रिक समाजवाद के ये समर्थक रहे हैं। दो उद्देश्य के तौर पे ये कहते हैं कि भोजन और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य होंगे, और दूसरा लोकतंत्र और स्वतंत्रता के तौर पे गैर आर्थिक उद्देश्य, ताकि समाज के अंदर व्यवस्था बेहतर तरीके से कायम की जा सके। इसी कारण उन्होंने 4 भुजा राजनीति की वकालत की। उसके अंदर इन्होंने 4 स्तंभों को माना था जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, गांव से जिला, जिला से क्षेत्र, क्षेत्र से केंद्र। तो कनेक्टिविटी आपस में बनी हुई है। इवन वो ये भी कहते हैं कि बच्चों सकारात्मक कार्यवाही का विचार करते हुए लोहिया तर्क दे रहे हैं कि दलितों के लिए नहीं, मतलब सकारात्मक कार्यवाही सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए और गैर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए। और चतुर्भुज जो राजनीति के आधार पर लोहिया ने सभी राजनीतिक दलों के विलय के रूप में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। 3 आधार बताए थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के, कुदाल, वोट और जेल। कुदाल को उन्होंने प्रयास करने के आधार पर जज किया था, वोट को मतदान की शक्ति और जेल को बलिदान की इच्छा। ये याद रखना। एक इनका कथन भी है, जैसी कथनी वैसी करनी। तो शुरुआत में भैया समाजवाद, क्योंकि कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा था, तो सोशलिस्ट जैसी विचारधारा उसके अंदर शामिल थी। लेकिन विभाजन के बाद कांग्रेस ने थोड़ा अलग थलग देखा। इस कारण बच्चों पूरी तरीके से लोहिया का कांग्रेसों के प्रति इतना रोष आ गया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हट गए थे, रास्ता अलग कर लिया था। यहां तक कि उनकी नजर में कांग्रेसी इतना रोष था कि वह दक्षिणपंथी और वामपंथी जैसे दलों के साथ भी बेहतर विकल्प तलाशते थे। तो ये इनकी एक तरीके से समाजवाद को लेकर विचार थे। और सबसे बढ़िया एकात्मक, ठीक है, एकात्मक मानवतावाद, जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात की जा रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा जो दर्शन यानी फिलोसफी प्रस्तुत की गई थी वो थी एकात्मक मानवतावाद। इसमें उन्होंने स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल को प्रस्तुत किया था, जिसमें मानव विकास के केंद्र में रहता है। जैसे उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समाज की जरूरतों को बैलेंस, संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए सम्मानजनक जीवन क्या है सुनिश्चित करना यह जरूरी है। और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका लगातार कॉन्टिन्यूअस उपभोग का समर्थन करना, उनकी पूर्ति करना भी जरूरी है। और एकात्मक मानवतावाद में वो कहता है कि ना केवल राजनीतिक बल्कि वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और साथ ही स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देते हैं। इसी कारण ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिए जाने की बात की जा रही है, विविधताओं को, ठीक है, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश वैसी है। इन्होंने 3 सिद्धांत अपने रखे थे, संपूर्णता की प्रधानता, धर्मों की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब होता है ऑटोनॉमी यानी कि आजादी। तो इसलिए बच्चों पंडित दीनदयाल सोशलिज्म के बिल्कुल पक्ष में थे, लेकिन वो पूंजीवादी, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी समाजवादी दोनों का विरोध करते थे, क्योंकि भैया केवल मानव शरीर और मन की जरूरतों पर विचार करता है। ये दोनों विचारधारा है, क्योंकि ये भौतिकवादी, फिजिकल एम से रिलेटेड है। इसी कारण, क्योंकि ये तो बोलते थे कि आध्यात्मिक विकास को, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में ही गायब देखने को मिल जाता है। इसलिए इन्होंने शुद्ध मानव आत्मा कहा था
किसे, दर्शन को, अपने आंतरिक विवेक के आधार पर। तो ये इनका एकात्मकवाद था, क्योंकि ये चाहते थे कि एक वर्गहीन, जातिविहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था कायम हो। इसकी ये ऐसी कल्पना करते थे। ठीक है बच्चे, ये तीनों के बारे में आप इजिली पढ़ लेना, मैं आपको ये पीडीएफ जरूर दे दूंगा। कश्मीर की समस्या देखिए, इतना सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर की समस्या के लिए बच्चों 370 धारा लगाई गई थी और 35A। इसके अंदर था क्या, इसके अंदर था कि इनका एक अलग संविधान, अलग संविधान सभा और ध्वज होगा, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के रूप में मुख्यमंत्री के लिए नया नामकरण होगा, और साथ ही अधिकांश केंद्रीय कानूनों का गैर परिवर्तन होगा, यानी कि अभिन्न हिस्सा कश्मीर को माना जाता था। लेकिन आप ये भी मानते हो कि जो कश्मीर में नहीं रहते थे वो लोग कश्मीर में जगह नहीं ले सकते थे, जिसे हम गैर कश्मीरी कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूं, अगर मैं कश्मीर में जगह लेना चाहता हूं तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अभिन्न हिस्सा है, उसके रूल अलग है। लेकिन इसका समाधान हुआ कैसे था? तो भैया इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, तो वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के हिस्से में भारत में मतलब जो कश्मीर है उसे भारत को एकीकरण करने की बात की थी, और धारा 373 के उन्मूलन के लिए 5 अगस्त का समय था। 2019 की बात है, आज से 2-3 साल पहले जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के लिए एक एक्ट लाया गया था, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, और कश्मीर में 35 से जैसे बहुमत से पारित किया गया, जो हो गया। और जब लोकसभा में अगले दिन 6 अगस्त को लाया गया, मेन चीज लोकसभा में होती है, तो यहाँ पारित किया गया। 9 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति होगी, यानी कि वो लोकसभा में भी पास हो गया। तो दोनों जगह से जब पास हो गया तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वहां से धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया। अब जम्मू और कश्मीर आज के समय बच्चों 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके अंदर लद्दाख भी शामिल हो जाता है। इस बात का जरा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो अब एक राज्य नहीं रह गया, बल्कि इन्हें अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अगला है लास्ट लेसन का, भारतीय राजनीति में नए बदलाव और प्रवृत्ति किस प्रकार की देखने को मिली है। तो देखिए मेन चीज है 2014 से लेकर हम बात करेंगे। 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस समय प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे वो थे नरेंद्र मोदी जी, और उस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो थे राजनाथ सिंह, ठीक है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है अभी के समय। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, और 30 वर्षों के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्योंकि 1989 के बाद से लेकर 2014 तक ऑलमोस्ट 30 ईयर होता है, गठबंधन का दौर रहा था। 1989 के बाद गठबंधन का दौर शुरू हुआ, 18, 16 दिन की सरकारें भी बनी है, बड़े बड़े थोड़े प्रॉपर 5 ईयर की भी बनी है, कोई 3 साल 2 साल वाली भी बनी है, लेकिन वो अपने दम पर नहीं बनी, गठबंधन के दौर पे बनी। लेकिन 2014 में हमें भारतीय राजनीति में बदलाव देखने को मिला, और इसी बदलाव को भारतीय जनता पार्टी ने रखा। तो 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला जो गठबंधन था, अपने पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों से काफी हद से अलग था, क्योंकि पिछले गठबंधन तो राष्ट्रीय दलों में से एक ने किया था, मतलब अलग अलग पार्टियां बनके बनी थी। लेकिन एनडीए 3 के गठबंधन ने न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी, बल्कि ये भाजपा द्वारा संचालित है। आज भी जो सुप्रीम लीडर है एनडीए का वो बीजेपी ही है, ठीक है। यह भी लोकसभा में अपने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रभुत्व था। तो इस एनडीए को यह कहा गया था अधिशेष, यानी कि मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें आपकी आ गई है। एक तो आप खुद अपनी पार्टी मेजोरिटी में आप जीते हो, और आपकी और सहयोगी पार्टियां और जीत गई, तो आपको अधिशेष एक्स्ट्रा बहुमत आपको मिल गया। तो इस अर्थ में बच्चों राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन 2014 में देखा गया था, और साथ ही ये सिलसिला 2019 के चुनाव में और ज्यादा भर के हमें देखने को मिला, जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 543 में से 350 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी ने एनडीए 4 को चलाया, और अकेले दम पे खुद बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 1985 के बाद किसी पार्टी ने निचले स्तर यानी कि लोकसभा की बात हो रही है, सबसे बड़ी संख्या इसमें जीती है। जब 1984 में बच्चों वो सिखों वाला जो सीन हुआ था, दंगा जो हुआ था, तो भैया याद में आप कह सकते हो एक सिंपैथी के तौर पे कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी। कहा जाता है 400+ सीटें वो जीत के आई थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है कांग्रेस ये अकेले दम पे, ठीक है। तो ये चीजें थी। 2019 में भाजपा की उथल पुथल की सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने समकालीन पार्टी की तुलना भाजपा प्रणाली से करना शुरू कर दी है, कि जैसे शुरुआत में 1951-52 में बच्चे जो चुनाव हुए थे, और फिर उसके बाद 57, 61, 67, तो तब तक एक पार्टी का